Hello aspirants, welcome to Easy as Pie, the Hindu analysis. Today the date is 4th June, so let's get started. First news is with respect to Ladakh. लद्दाख के बारे में हमने उस दिन जाना था दैट 85% रिजर्वेशन मिला है इन्हें और डोमिसाइल स्टेटस के लिए आपको एटलीस्ट 15 ईयर्स लद्दाख में रहना होगा। ओके, नो प्लीज़ डोंट जज कि ये रिजर्वेशन एंड ऑल नहीं, वो ज़रूरी है वहाँ पर, क्योंकि हर जगह वैसी एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, लाइफ उतनी कंफर्टेबल नहीं होती। सो कोई दिल्ली से जाके वहाँ कॉम्पीट करके एग्ज़ाम निकाल ले और वहाँ का बच्चा जो कॉम्पीट करेगा दैट इज़ नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ओके, सो इट इज़ अ ट्राइबल एरिया और उसे वहाँ पर वो मिलना चाहिए था। सो उन्होंने जो डिमांड की थी उसके अकॉर्डिंग कुछ डिमांड्स मानी गई हैं और कुछ डिमांड्स नहीं मानी गई हैं अभी तक। ओके, तो यहाँ पे सरकार जो न्यू पॉलिसी लेकर आई है उसने रिजर्वेशन की बात की है, लैंग्वेजेस की बात की है, डोमिसाइल एंड कॉम्पोजिशन ऑफ हिल काउंसिल ऑफ लद्दाख। इसमें दो हिल्स आते हैं, ले एंड कारगिल। ओके, तो इनका जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में बात हुई है, यानी कि वुमेन को भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। 85% ऑफ रिजर्वेशन फॉर रेसिडेंट लद्दाखीज इन दी गवर्नमेंट जॉब। हालांकि इन्होंने जो अपनी खुद की पीएससी की डिमांड की थी वो अभी पूरी तरीके से एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई है, इसका कोई मेंशन नहीं है यहाँ पर। 15 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस रेसिडेंस फ्रॉम अक्टूबर 31 2019, जब ये आर्टिकल 370 रिपील किया गया था। A third of the seats in the Hill Council will be reserved for women as usual on rotational basis. ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाएगा टू इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड भोती एंड पुर्गी। ये दो याद रखिएगा, ये आपको नहीं पता होगा, भोती एंड पुर्गी। ओके, तो यहाँ पर 5 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। एक्सक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर EWS, यानी कि ये जो 85% है उसके ऊपर 10% और जोड़ लीजिए EWS का, तो टोटल रिजर्वेशन हो जाएगा लद्दाख में 95। ओके, उसी तरीके से जो हमारे अदर ट्राइबल स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनमें भी आप रिजर्वेशन देखेंगे तो मेघालय 85% रिजर्वेशन, अरुणाचल प्रदेश 80% कोटा फॉर STs। ओके, हालांकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिया गया है 95%। इट विल बी दी हाइएस्ट इन दी कंट्री। केरल ड्रॉप दी हेमा पैनल केस। अब हेमा पैनल की हमने बात की थी जब मलयालम इंडस्ट्री में इस तरीके से एलिगेशंस आए थे अबाउट दी कास्टिंग काउच के। कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं और कुछ एक्टर्स, इनके क्लियर नाम आए थे इसमें दैट इस तरीके से वेमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता है। बट इनके साथ साथ काफ़ी सारे MLA एंड अदर पॉलिटिशियंस के भी नाम आए थे। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो पावर में है वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। बट वर्स्ट चीज़ ये हुई है दैट यहाँ पर जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट की थी आफ्टर दी हेमा पैनल, इसने कहा कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिले एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सर्वाइवर्स हैं ये एविडेंस नहीं दे रही हैं, ये सामने नहीं आ रही हैं, ये कॉपरेट नहीं कर पा रही हैं। ओके, फॉर वॉट एवर जो भी प्रेशर होता है उन पर, और ये आपको पता है इस तरह के केसेस में ये चीज़ें होती हैं। सो फिलहाल केरल पुलिस ने डिसाइड किया है टू ड्रॉप दी केसेस दैट इमर्ज फ्रॉम दी हेमा कमेटी, जिनके सामने एक्सेप्ट तो किया था लड़कियों ने कि उनके साथ क्या क्या गलत हुआ है, लेकिन उसके बाद ये कॉपरेट नहीं कर रही हैं SIT की इन्वेस्टिगेशन में। फाइंडिंग ऑन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसोजिनी इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ड्यू टू नॉन कॉपरेशन ऑफ सर्वाइवर, सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिल पाए। ओके, हालांकि चार्जशीट फाइल की गई है करीब 25 केसेस में एंड उनमें इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी भी। बट ये जो मैंने आपके साथ इस हेमा पैनल के रिकमेंडेशन भी डिस्कस किए थे उस टाइम न्यूज़ डिस्कशन में, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो बातें यहाँ पे बोली गई है ना, ये सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, ये शायद पूरी इंडस्ट्री के लिए सच है, चाहे वो कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु सिनेमा हो, बॉलीवुड हो या भोजपुरी मूवी हो, पंजाबी इंडस्ट्री हो। ओके, ये सब चीज़ें, क्योंकि जब तक डोमिनेंस रहेगा कुछ सिलेक्टेड प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का एंड एक्टर्स का और एंड देयर कनेक्शन विद पॉलिटिशियंस, तब तक इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन चलता रहेगा। ओके, एनीवे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने कहा है कि हम पुलिस में 20% जो वैकेंसीज होंगी वो रिजर्व करेंगे फॉर दी अग्निवीर्स। सो जस्ट एज अ फॉर्डर पॉइंट आप याद रख सकते हैं अगर कभी अग्निवीर पे क्वेश्चन लिखना हो तो। पॉक्सो एक्ट ये मैं आपको सेपरेटली करवाऊंगा, पहले पिछले साल वाले बच्चों को हमने करवाया था, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, बट फिलहाल याद रख लीजिए कि इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट। ओके, जेंडर न्यूट्रल से मतलब है कि
अगर लड़की 25 साल की है और लड़का अंडर 18 है तो लड़की के अगेंस्ट भी केस होगा यहाँ पर। ओके, एंड सेकंड थिंग इज़ कि अगर यहाँ पे कंसेंशुअल हुआ हो कोई चीज़, जैसे अगर लड़की एक्सेप्ट कर ले कि दो आई एम 18 अंडर 18 ओके, बट जो हुआ मेरी मर्ज़ी से हुआ, इट डजेंट मैटर। ओके, ये नहीं माना जाएगा, उस लड़के पर बॉय पे केस चलेगा। ओके, सो अंडर 18। बट अब उसके बाद कई बार ये बोला भी गया है कि टीनेज सेक्सुअलिटी इज़ नाउ अ रियलिटी, सो क्या इसकी एज 16 ईयर्स कर दी जाए। तो यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री पैनल ने इसको एग्जामिन किया था एंड उसने इसके अगेंस्ट किया कि नो, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें 18 ही रखनी चाहिए इसकी एज। ठीक है, बाकी हम पॉक्सो एक्ट को सेपरेटली करेंगे बट आज नहीं। यहाँ पे दिल्ली की सीएम के बारे में, तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन की चीज़ें बनी रहती है, मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए वो सारी चीज़ें पढ़ाई थी, AQI वगैरह। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ मेजर्स हैं, एकदम सिंपल मेजर्स जो कॉमनली आप लिख सकते हो कि हम ये सारे स्टेप ले सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हम ये सारे स्टेप ले सकते हैं टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। फर्स्ट इज़ वाटर स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हैं, एंटी स्मोक गन्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ चेक दी ओवर एज व्हीकल्स, यानी कि जितने भी 15 साल से पुराने हो गए हैं या जिनका PUC बहुत पुअर है उनको चेक किया जा सकता है। स्विच टू क्लीन फ्यूल, न्यू EV पॉलिसी इसके लिए लेके आएगी सरकार। इंस्टॉल रूफटॉप एंटी स्मोक गन्स, ये मोस्टली कमर्शियल बिल्डिंग्स में, ठीक है, जहाँ पे कमर्शियली काम चल रहा हो तो एटलीस्ट बिल्डिंग के टॉप पे आप इस तरीके से एक एंटी स्मोक गन लगा सकते हो। देन क्लाउड सीडिंग पायलट प्रोजेक्ट, इस पे क्वेश्चन आया भी इस बार PYQ में 2020 के प्रीलिम्स में, एंड आई टोल्ड यू कि यहाँ पे कौन कौन से एजेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो याद रखिएगा। और मैंने इसमें मेंस 450+ पे एक वीडियो भी बनाया था क्योंकि ये 10 मार्कर में आ सकता है एग्जाम में। मिस्ट स्प्रेइंग ऑन पोल्स, ये जो आपके पोल्स वगैरह लगे होते हैं रोड के दोनों साइड या बीच में, तो वहाँ पे हम लोग मिस्ट स्प्रेयर यूज़ कर सकते हैं। एंड न्यू एयर मॉनिटरिंग स्टेशंस, तो ये कुछ बेसिक मेजर्स हैं जो आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ये एज इट इज़ यूज़ होने, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ओके, चलो अभी हम अपने काम के टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे ये जो अलमाती डैम है ये कावेरी रिवर पर है, इस पे इसको लेके डिस्प्यूट चल रहा है। और अलमाती डैम के अलावा कावेरी रिवर पर हमें, सॉरी कृष्णा रिवर, नॉट कावेरी, कृष्णा, ठीक, कृष्णा रिवर पे अलमत्ती डैम के अलावा हमें श्रीसाइलम डैम, नागार्जुन सागर डैम एंड प्रकाशम बैरेज भी देखने को मिलता है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, जो कि बालाघाट रेंज के नीचे से निकलती है ये रिवर। ओके, यहाँ पे एक टर्म आया है उर्स, ये सेलिब्रेट किया जाता है। उर्स का मतलब होता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ सूफी संत, तो ये वर्ड याद रख लीजिएगा, प्रीलिम्स में इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। चलो अब आ जाते हैं हम अपने काम के टॉपिक पे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नैनोजाइम्स। तो यहाँ पे देखिए, आप दो चीज़ें जानते होंगे कि हमारी बॉडी में अगर कहीं पे कट हो गया तो ब्लड निकलेगा, ठीक है। अब इस ब्लड को रोकने के लिए जो ऊपर से सूख जाता है ना, बाद में एक स्किन जम जाती है, वो होता है प्लेटलेट्स की वजह से। अब जब हम लोग कहते हैं कि कई बार बीमारी में किसी इंसान का प्लेटलेट काउंट बहुत नीचे चला जाए, उसका मतलब है कि उसका जो ब्लड बह रहा होगा ना, वो उसी तरीके से बहता रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, सूखेगा नहीं ब्लड और रुकेगा नहीं। जैसे चोट लग जाती है फिर थोड़े दिन बाद वो सूख जाती है, ठीक है, तो वो चीज़ होती है प्लेटलेट से। अगर प्लेटलेट काउंट नीचे जाने लग जाए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक डिजीज़ ऐसी भी होती है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही प्लेटलेट्स बनने लगते हैं, यानी कि वो आपके खून को जमाने लगता है। ओके, तो उसी एक्सेस ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए यहाँ पर एक आर्टिफिशियल मेटल बेस्ड नैनोजाइम बनाए गए हैं। ओके, यानी कि एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका खून जमते ही जाएगा। रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलोर में आता है हमारा, ठीक है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इट हैज़ डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल मेटल बेस्ड नैनोजाइम that can potentially be used to clamp down on the abnormal blood clotting caused by conditions like pulmonary thromboembolism. ओके, तो ये जो कंडीशन होती है ये कॉज करती है एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक नैनोजाइम बनाया गया है। अब ये वर्क किस तरीके से करता है? अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात करें हमारी बॉडी में, तो whenever our blood vessels are injured, specialized blood cells called platelets, they get activated
एंड दे क्लस्टर टुगेदर अराउंड द वेसल टू फॉर्म प्रोटेक्टिव ब्लड क्लॉट। चोट लगने के बाद जब वो सूख जाता है जो, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग कास्केड, दैट इज हेमोस्टेसिस। ठीक है, ये नॉर्मली होता है। दिस इन्वॉल्व्स ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शंस ट्रिगर्ड बाय सिग्नल्स फ्रॉम फिजियोलॉजिकल एगोनिस्ट सच एज कोलेजन और थ्रोम्बिन। अब होगा क्या कि चोट अगर आपको लगी है तो उसके बाद आपके ब्रेन से सिग्नल जाएंगे यहाँ पर, ओके जैसे कोलेजन जो केमिकल्स होते हैं कोलेजन एंड थ्रोम्बिन, ये जाके ये सिग्नल देंगे बॉडी को कि यहाँ से खून बह रहा है, इसको रोकने की ज़रूरत है। फिर ये प्रोटीन्स जो होंगे वो इंट्रैक्ट करेंगे और एक सिग्नल जनरेट होगा दैट यहाँ पर प्लेटलेट्स इस ब्लड क्लॉटिंग को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, नाउ हाउ एवर व्हेन दीज सिग्नल्स गो हेवेयर, अब ये जो हमारे सिग्नल्स हैं अगर इनमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इन कंडीशंस लाइक पीटीई या डिजीज लाइक कोविड, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड द लेवल ऑफ टॉक्सिक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आरओएस, जब इनमें कुछ इम्बैलेंस होगा सिग्नल्स में, ये जो सिग्नल्स जा रहे हैं हमारे, अगर इनमें कुछ इम्बैलेंस हो जाता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो लेवल है ऑफ आरओएस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, इसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, लीडिंग टू ओवर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स and this will trigger the formation of excess clot in the blood vessel contributing to thrombosis। और इस वजह से फिर आपकी डेथ हो सकती है, राइट। तो नॉर्मल प्रोसेस क्या था, हेमोस्टेसिस, और ये जो एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज थ्रोम्बायोसिस, और इसमें आपकी डेथ भी हो जाती है। तो अब रिसर्चर्स ने यहाँ पे क्या किया है, इस चीज़ को रोकने के लिए researchers have developed a nanomaterial that mimic the activity of natural antioxidant enzyme which scavenge reactive oxidative molecule। तो ये क्या करेगा यहाँ पर, ये इन ROS को ख़त्म करेगा। These nanozymes work by controlling the ROS levels, thereby preventing the overactivation of platelets that lead to excessive clot formation और the thrombosis, इसको प्रिवेंट करेगा। ओके तो बस आप ये इतना याद रखिएगा, नैनोजाइम क्या काम है इनका और किस तरीके से वर्क करते हैं। ऑलराइट, आएगा तो सिर्फ प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत पूछेगा, ऐसा नहीं है कि आपको उस पर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछेगा। एनीवे यहाँ पे ये एनर्जी को लेकर इन्होंने आर्टिकल लिखा है, और लिखा है हमारे खुद के होम यूनियन मिनिस्टर ने, तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे सब बोल बच्चन होगा मोस्टली, लेकिन हमारे जो काम का है हम बस उतना याद रख लेते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। वो है ये, अपनी फैक्ट बुक में ऐड कर लेना। इंडिया इज़ थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी एंड ऑयल कंज्यूमर, इट इज़ फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनर एंड इट इज़ फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर ग्लोबली। ओके अब देखिए इस पे टारगेट कीजिए ज़रा, रिफाइनर पे। वी आर फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनर, यानी कि अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है कि हम लोग अपनी जो रिफाइनिंग पोटेंशियल है उसको और ज़्यादा अभी इम्प्रूव कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम क्रूड ऑयल वगैरह लेते हैं जगह जगह से, ठीक है। फिर हमारी जो रिफाइनरीज बनी हुई हैं पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी, जैसे जामनगर की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस की, ठीक है, इनसे रिफाइन करते हैं हम। फिर यहाँ से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें बन के निकलती हैं। तो अभी भी हम फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनर हैं वर्ल्ड के, हमें इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। कंज्यूमर की बात करें तो हम थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं, और अगर सिर्फ एलएनजी इंपोर्टर की बात हो तो इंपोर्टर में हम फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। ओके अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमारी ये जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पर, इसको कम करने के लिए 4 pronged अप्रोच लिया है। फर्स्ट इज़ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज एंड सप्लायर्स। डाइवर्सिफिकेशन से मतलब क्या, सिर्फ वेस्ट एशिया पे डिपेंड मत रहो, थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिका की तरफ भी देखो, यानी कि वेनेजुएला टाइप की कंट्रीज़ को, साउथ अमेरिका की तरफ भी, नॉर्थ अमेरिका की तरफ भी देखो, ये नीचे साउथ है, नॉर्थ अमेरिका की तरफ भी देखो, यानी कि यूएसए बहुत बड़ा एनर्जी सप्लायर है। रशिया की तरफ भी देखो, ठीक है, रशिया से भी हमने काफ़ी सारा ऑयल लिया है। नीचे इंडोनेशिया वगैरह भी हैं, लेकिन कोई इतना ज़्यादा हम उनसे परचेज़ नहीं करते। तो फर्स्ट तो हो गया डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा अफ्रीका भी है, ऐसा नहीं है अफ्रीका नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे सूडान वगैरह है, नाइजीरिया है, ये भी अच्छा खासा सप्लाई करते हैं। सो हमारा जो अप्रोच रहेगा ताकि हम अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कर सकें, तो फर्स्ट स्टेप इज़ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज एंड सप्लायर। सेकेंड इज़ एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बट सच्चाई ये है कि अगर हम 2014 से अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखें तो इनफैक्ट वो नीचे जा रहा है रादर देन इंक्रीजिंग।
ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल्स, जैसे आपका बायोफ्यूल वगैरह में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड अफोर्डेबिलिटी। ओके, सो दीज आर दी 4 स्टेप्स जो हम लोग अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ले रहे हैं। और क्या है यहाँ पे काम का? दूसरा आ जाता है पाइपलाइन नेटवर्क। आपको याद होगा वो गंगा पाइपलाइन हमने बनाई है उड़ीसा बंगाल वगैरह को जोड़ते हुए, ठीक है, प्रीलिम्स के टाइम हमने देखा था। यहाँ पे बस इसको अभी इतना याद रखिए, इंडियाज़ नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क नाउ स्पैन ओवर 25,000 किलोमीटर एंड इट टारगेट टू बी 33,000 किलोमीटर बाय 2030। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में अलग से, बट अभी के लिए याद रख लीजिए, क्योंकि एनर्जी सेक्टर जब करेंगे तो फिर पूरा ही करेंगे एक साथ। और ये आपका कंक्लूजन बनेगा बहुत अच्छा सा, अगर हम कभी एनर्जी पे काम कर रहे हैं तो। एनर्जी इज़ नॉट जस्ट ए कॉमोडिटी, इट इज़ ए कैटलिस्ट फॉर सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ से सिर्फ इतने पॉइंट्स अभी अपनी फैक्ट बुक और कोड बुक में लिख लीजिएगा, इसको हम बाद में कवर करेंगे। यहाँ पे ये लद्दाख का ही आर्टिकल है, ये सब हमने जान ही लिया है ऑलरेडी। मिज़ोरम हैज़ 92%, अरुणाचल प्रदेश हैज़ 80% रिजर्वेशन इन जॉब्स। आपको 15 साल रहना होगा लद्दाख में डोमिसाइल कहलाने के लिए। उनकी और भी डिमांड है जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है, जैसे फुल स्टेटहुड, 6th शेड्यूल और 2nd सीट इन लोकसभा, ये 2 सीटें मांग रहे हैं लोकसभा में। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो ये 3-4 डिमांड है जो कि पूरी होनी चाहिए इनकी। फुल स्टेटहुड मुश्किल है क्योंकि फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है ये एरिया, फाइनेंशियली वायबल नहीं है, वो फिर सेंट्रल ग्रांट्स पे डिपेंड रहेगा। 6th शेड्यूल अपने साथ इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लाता है कि आप फिर वहाँ पे ज़्यादा कोई डेवलपमेंट कर नहीं सकते। 2nd सीट फॉर लोकसभा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इतनी यहाँ की पॉपुलेशन नहीं है, हार्डली अभी कितनी पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के अराउंड जस्ट 2.74 लाख। ओके, तो 2nd लोकसभा सीट मिले, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हाँ ये किया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से अगर कोई चीज़ डिमांड पूरी हो सकती है तो वो आई थिंक सिर्फ 4th ही है जो हो पाएगी, बाकी की 3 डिमांड्स उतनी ज़्यादा जेन्युइन लगती नहीं है। ओके, चलो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस टाइज। अब पहले इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है उतना देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ। जैसे हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कब साइन कर ली थी? 2020 में। पहले स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी, फिर उसको हमने कॉम्प्रिहेंसिव बनाया। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हमने लॉन्च किया 2021 में। इसके अलावा एग्रीमेंट की बात करें तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हमने साइन किया साथ में, जो हमारे जॉइंट एक्सरसाइज ह्यूमैनिटेरियन मिशन में इंटरऑपरेबिलिटी को बेटर बनाता है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। आपस में हम लोग एक्सरसाइज क्या क्या करते हैं? ऑस्ट्राहिंड, ये आर्मी की है, ऑस इंडेक्स, दिस इज़ नेवी की, ठीक है। इसके अलावा मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें और भी कंट्रीज आती हैं, पिच ब्लैक एंड मालाबार। तो ये हो गया डिफेंस कॉपरेशन। इंडिया शुड एक्सप्लोर कॉपरेशन विद ऑस्ट्रेलिया इन दी MRO ऑफ नेवल वेसल्स। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि MRO अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। जितने डिफेंस शिप्स वगैरह चल रहे हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह चल रहे हैं, इनको मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो कम से कम हम MRO में भी, अगर हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम MRO में ही एक्सपर्ट बन जाएं, ताकि वर्ल्ड ओवर से जो जिस कंट्री के पास भी वेपन्स हैं, जो भी यूज़ कर रहा है, एटलीस्ट वो मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए इंडिया आ सके, अगर हम उसमें हब बन सकते हैं तो। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोविजन ऑफ पेट्रोल बोट्स फॉर स्मॉल आइलैंड सिक्योरिटी फोर्सेज इन द इंडियन ओशन रीजन एंड द पैसिफिक। कॉपरेशन इन MSME सेक्टर हैज़ बिन मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ, जो अभी तक हमने 2 साल 1.5 साल में जब से हम न्यूज़पेपर कर रहे हैं, उसमें जितने डेवलपमेंट्स हमने अभी तक देखे हैं, एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, उसको थोड़ा बड़ा करते हैं पहले। ऑलराइट, फर्स्ट हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन की थी 2009 में, ठीक है। 2020 में आते आते हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको बना दिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये पहली बात हुई। दूसरा, हमने क्वाड में साथ में काम करते हैं हम, अलॉन्ग विद जापान एंड US, और उसमें वही लाइन लिख देना। गोल क्या है? टू प्रमोट फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। इसके अलावा 2+2 डायलॉग हमने इनके साथ साइन किया। 2+2 डायलॉग में कौन होता है? एक होते हैं फॉरेन मिनिस्टर, दूसरे होते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। क्लियर? थोड़ा सा अगर हम ट्रेड एस्पेक्ट पे नज़र डालें तो इंडिया है ऑस्ट्रेलिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। तो ऑब्वियसली ये दिखता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, 5th लार्जेस्ट। और अगर करेंटली हम लोग ट्रेड की बात करें तो हम आपस में ट्रेड करते हैं करीब $31 बिलियन का
और जिसको हमने गोल रखा है बढ़ाने का टू अप टू $50 बिलियन बाय 2030। बट ये भी गोल बहुत छोटा है, ठीक है। क्यों है मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले ये जान लीजिए कि हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, ठीक है। इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर सकता है इनको, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, ठीक है, और आईटी सर्विसेज। और ऑस्ट्रेलिया हमें क्या एक्सपोर्ट कर सकता है, यानी कि हम उससे इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, तो हम उससे इंपोर्ट कर रहे हैं सबसे पहले तो कोल याद आएगा आपको, क्योंकि अडानी ग्रुप के साथ कुछ धांधली वगैरह हुई थी जहाँ वो खरीद तो बहुत कम में रहा था। ऑस्ट्रेलिया में माइन है अडानी की, बहुत कम में लेके आ रहा था, बट इंडिया की जो पावर प्लांट है उनको बहुत महंगा बेच रहा था, ठीक है। दूसरा है एजुकेशन सर्विसेज, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ने जाते हैं बाहर, ओके। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दे आर नोन फॉर बेस्ट क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ओके। इसके अलावा अभी हमारे ऑनगोइंग नेगोशिएशंस चल रहे हैं फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, लेकिन जब तक ये नहीं हो पाता तो हमने इन बिटवीन क्या किया, हमने साइन कर लिया एक्टा, दिस इज़ डन, ओके। और इसके बेनिफिट भी रहे। अब ऑस्ट्रेलिया में ये जो एक्टा है इसमें हमने बात क्या की इसमें कि एटलीस्ट जो लो हैंगिंग फ्रूट टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है, उनमें तो एटलीस्ट हम कॉपरेशन करें, यानी कि हम अपने टैरिफ जिन जिन प्रोडक्ट्स पे हो सकता है उतने पे कम कर लें एटलीस्ट रेसिप्रोकल बेसिस पे। और जो भी न्यू एवेन्यूज़ निकाल सकते हैं पार्टनरशिप के, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छे खासे क्रिटिकल मिनरल के भंडार हैं, बट उसे भी रिफाइनिंग करने के लिए, उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो करने के लिए चाइना ही भेजना पड़ता है। तो चाइना को लेके दोनों कंट्रीज़ का एटीट्यूड थोड़ा अलग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मजबूरी है, ऑस्ट्रेलिया की मजबूरी है कि क्रिटिकल मिनरल्स वो माइन तो कर लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, निकल एंड कोबाल्ट, लेकिन इनकी जो प्रोसेसिंग होगी वो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी मास्टर कर रखी है चाइना ने, तो ना चाहते हुए भी ऑस्ट्रेलिया को चाइना पे डिपेंडेंस है उसकी, ओके, और वो रहेगी काफ़ी टाइम तक। एनीवे, डिफेंस सेक्टर में अगर हम बात करें तो हमने ऊपर देखा कुछ एक्सरसाइज, और ये जो एग्रीमेंट हुआ था म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। और डिफेंस एक्सरसाइज वही लिख देना जो ऊपर लिखी है हमने, मालाबार, ऑस इंडेक्स, ऑस्ट्राहिंड एंड सो ऑन, ओके। और इसके अलावा एक और कंसर्न है जो बार बार आता रहता है, वो है स्टूडेंट वीज़ा को लेकर। इंडिया की कई जगहों से स्टूडेंट वीज़ा, कुछ स्टेट्स में स्टूडेंट वीज़ा देने से मना कर दिया था, ओके। तो एक तो ये कंसर्न बनता है, और दूसरा एक और कंसर्न बनता है यहाँ पर, सॉरी नॉट, इट इज़ नॉट अ कंसर्न, एक्चुअली डेवलपमेंट है जो अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखी थी, दैट ऑस्ट्रेलिया की एक फॉरेन यूनिवर्सिटी ने इंडिया में कैंपस खोला है अपना, ठीक है। तो एजुकेशन लेवल पर भी हम लोग साथ में काम कर ही रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, सफिशिएंट हैं, अगर 10 मार्कर कल को एग्जाम में पूछा जाए, वैसे नहीं पूछा जाएगा, 99% श्योर मान के चलिए, ओके। बट ये किसी भी कंट्री के बारे में पूछा जाए ना, तो बस यही थीम होती है, यही फ्रेमवर्क है जो आपको यूज़ करना है, ओके। ऑस्ट्रेलिया, रशिया यूक्रेन को लेकर ये लाइन मुझे अच्छी लगी, दैट रशिया हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवांसेस एंड फ्यूचर सिक्योरिटी कंसर्न दैट मस्ट बी एड्रेस। नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन रुकना चाहिए, बट यूक्रेन वॉन्ट्स क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटीज दैट शील्ड इट फ्रॉम द फ्यूचर अटैक। US has a crucial role to play in narrowing these differences and working towards a durable ceasefire, ओके। क्योंकि यही कंक्लूजन बनेगा, यही सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। रशिया के अपने खुद के कंसर्न से, और आज से नहीं है ये, जब से वो डिसमेंटल हुआ था USSR, तब से प्रॉमिस किया था नाटो ने कि हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे, बट वो करता चला गया। 2009 में जब जॉर्जिया में इन्वेड किया था रशिया ने, तब भी यही रीज़न था कि वो नाटो की तरफ जा रहा था। अगर 2009 से इसके जेन्युइन ग्रीवांसेस हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी बनती है USA की, दैट रशियाज कंसर्न एंड ग्रीवांसेस मस्ट बी एड्रेस, बट एट द सेम टाइम यूक्रेन ऑल्सो नीड अ क्रेडिबल सिक्योरिटी गारंटी, ओके। अभी सिक्योरिटी गारंटी उसे रशिया देगा या अमेरिका देगा, मतलब नाटो, ये देखा जाएगा, ओके। बट दिस शुड बी योर कंक्लूजन। नेक्स्ट इज, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा कभी एग्जाम में, दिस आई कैन गारंटी यू, ठीक है। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। फर्स्ट चीज़ कि आप पहले तो ये याद रख लीजिए, मस्टर्ड, रेपसीड मस्टर्ड ऑयल, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एडिबल ऑयल कंज्यूम्ड इन इंडिया, ठीक है। मस्टर्ड हमारे यहाँ थर्ड नंबर पे आता है जितने भी एडिबल ऑयल हम लोग कंज्यूम करते हैं। इसमें दो डेवलपमेंट्स हुए,
पहला डेवलपमेंट हुआ जब एफएसएसएआई ने प्रोहिबिट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ ब्लेंडेड मस्टर्ड ऑयल इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम जून 8 2021। अब ब्लेंडेड से यहाँ पर क्या मतलब है? देखिए ब्लेंडेड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि, अच्छा चलो उसको अभी आगे देखते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। जब ये बैन लगाया गया था तब तक इन्होंने अलाउ कर रखा था कि आप इंडिया में सेल कर सकते हो ब्लेंडेड ऑयल, प्रोवाइडेड द प्रोपोर्शन ऑफ एन ऑयल ब्लेंडेड विद अनदर ऑयल इज विद इन 20%। ओके, ये बात नहीं भी याद रहे डजेंट मैटर, आप बस ये फर्स्ट स्टेप याद रखिए। एफएसएसएआई ने प्रोहिबिट किया मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ ब्लेंडेड मस्टर्ड ऑयल। फिर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सरकार ने अप्रूवल दिया था फॉर ग्रोथ ऑफ जीएम मस्टर्ड, जिसे हम धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 कहते हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने बनाया था। ओके, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट द अप्रूवल ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड जीएम मस्टर्ड धरा। अब धरा के रिस्पेक्ट में प्रीलिम्सली याद रखिएगा कि यहाँ पर ये प्रोसेस है जिसको यूज़ किया गया था, ठीक है, बास्टर बार्नेस सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ ये जो मेल वाला जीन होता है उसको स्टेराइल कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बस ये याद रख लीजिएगा, अगर कल को पूछा जाए कि ये सिस्टम क्या है, क्यों यूज़ हुआ था, तो ये यूज़ हुआ है इन दिस धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ओके, तो ये धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि इसको परमिशन मत दीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दैट ये जो हमारे इंडिया में मस्टर्ड ऑयल होता है, ये तो इंडिया के मस्टर्ड क्रॉप में हाई लेवल ऑफ फैटी एसिड मिलते हैं कॉल्ड एज यूरेसिक एसिड, अप टू 40 to 54%। और ये जो यूरेसिक एसिड है ये ज़्यादा हेल्दी नहीं माना जाता है, स्पेशली फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब ये देखिए आप कि इंडिया में कितना परसेंट मिल रहा है हमें इसमें टोटल फैटी एसिड, यानी कि यूरेसिक एसिड 40 to 54%, जबकि अगर आप कनाडा जैसी कंट्रीज़ में देखेंगे तो वहाँ पे हार्डली 5% रहता है, और वही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लेवल भी है, लेस देन 5% होना चाहिए, बट हमारे यहाँ कितना ज़्यादा है। तो इसी कंटेंट को डिक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लेंडिंग। ओके, अगर ये एज इट इज़ यूज़ करेंगे हम मस्टर्ड ऑयल तो इट विल बी वेरी अनडिज़ायरेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो वो हार्ट अटैक एंड ऑल दोज वो प्रॉब्लम हो जाती है। यूरेसिक एसिड कंटेंट ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय यूजिंग कैनोला ऑयल फॉर क्यूलिनरी पर्पस। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं कैनोला ऑयल के साथ। बट प्रॉब्लम ये है दैट इंडिया हैज़ नॉट सक्सीडेड इन डेवलपिंग ए हाई यील्डिंग कैनोला क्वालिटी मस्टर्ड क्रॉप, हैंस द ईजिएस्ट वे टू रिड्यूस इज टू ब्लेंड इट विद अदर एडिबल ऑयल। क्योंकि हम लोग कैनोला क्वालिटी का मस्टर्ड क्रॉप डेवलप नहीं कर पाए, ओके, तो उसकी वजह से हमें फिर जो मस्टर्ड ऑयल हमारे यहाँ है उसी में हमें दूसरे एडिबल ऑयल मिक्स करने पड़ते हैं। नाउ सिंस द ब्लेंडेड मस्टर्ड ऑयल इज रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कंज्यूमिंग इट लोअर एलडीएल यानी कि आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है लो डेंसिटी वाला, ठीक है, उसको कम करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को, और हाई डेंसिटी वाला दैट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल उसको इंक्रीज़ करता है। तो ये बेनिफिट हो जाते हैं हमें जब हम ब्लेंड करते हैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल को। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ब्लेंडिंग के टाइम काफ़ी एडल्ट्रेशन किया जाता है, आर्टिफिशियल फ्लेवर मिला दिए जाते हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस मिला दिए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो एडिटोरियल लिख रहे हैं उनका कहना है कि इंस्टेड ऑफ ए बैन द सेल ऑफ ब्लेंडेड मस्टर्ड ऑयल कैन बी अलाउड बट इन पैकेज एंड ब्रांडेड फॉर्म विद एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। अब ये बताइए कि हमारे यहाँ जो पैकेज और ब्रांडेड फॉर्म भी आ रहे हैं वो कितने जेन्युइन है, मतलब कितने अच्छी क्वालिटी के हैं? कुछ नहीं है, सब फर्जी चल रहे हैं। ओके, मेजॉरिटी। नाउ सिंस हेल्थ इज स्टेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर स्टेट का ज़्यादा रोल हो जाता है। अब जीएम मस्टर्ड को जो किया था उसमें यही बेनिफिट था दैट यूरिसिक एसिड कंटेंट इन इंडियन मस्टर्ड ऑयल कैन बी रिड्यूस्ड बाय कल्टिवेटिंग द इंडिजिनस जीएम मस्टर्ड क्रॉप दैट इज डीएमएच धरा। यहाँ पर यूरिसिक एसिड उस लेवल पे तो नहीं जाएगा इंटरनेशनल लेवल वाले नॉर्म पे, लेकिन फिर भी 30 to 35% हो जाएगा। फिर बाकी की चीज़ हम ब्लेंडिंग के थ्रू और कम कर सकते हैं। DMH11 रिक्वायर्स ए लोअर क्वांटिटी ऑफ अदर एडिबल ऑयल्स फॉर ब्लेंडिंग टू रिड्यूस द यूरिसिक एसिड। तो इससे हमारा क्या होगा, इम्पोर्ट बिल भी कम हो जाएगा। अब ये पॉइंट अपनी बुक में लिखिए, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल। ये क्वेश्चन भी आया था 2023 में, नहीं 21 में आया था शायद। इट्स एडिबल ऑयल इम्पोर्ट बिल इज पैक्ड एट $20 बिलियन। ओके, तो ये जो हम लोग एडिबल ऑयल ला रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर ब्लेंडिंग कर रहे हैं।
ओके। अब ब्लेंड करने के लिए, मस्टर्ड के साथ ब्लेंड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ रहा है ताकि हम यूरिसिक एसिड के कंटेंट को रिड्यूस कर सकें। तो एटलीस्ट अगर DMH धरा हम यूज़ कर रहे हैं तो ये वैसे ही कंटेंट को 40 से 54 की जगह लोअर करके 30 से 35 कर देता है। बाकी और कम करने के लिए फिर हम लोग एडिबल ऑयल मिला सकते हैं, तो इससे हमारा थोड़ा इम्पोर्ट बिल भी कम हो जाएगा। ओके, बट अगेन क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में इस पर, बस ये जान लीजिए कि हाँ ये यूरिसिक एसिड जैसी कोई चीज़ होती है, इसकी कंटेंट को कम करने के लिए हम लोग मस्टर्ड ऑयल को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, इसके साथ हम ब्लेंडिंग करते हैं। ओके, DMH धरा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसको हमने बनाया है बास्टर बार्नेस सिस्टम यूज़ करके, और इसमें जो यूरिसिक कंटेंट है वो कन्वेंशनल मस्टर्ड क्रॉप से काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 10 to 20% कम। ओके, एंड वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल, और बिल कितना है, ऑलमोस्ट $20 बिलियन। लेट्स ओके, यहाँ भी कुछ था जो मैंने आपके लिए लिखा था, ये इसकी आप इसको अपनी फैक्ट बुक में लिखिए। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम एम्ड एट रिड्यूसिंग द यूरिसिक एसिड कंटेंट इन द मस्टर्ड क्रॉप to an internationally accepted level of less than 5% should be given top priority in India's indigenous GM mustard crop development program. ओके, ताइवान में क्या हो रहा है हमें नहीं जानना, कोई डेडलॉक नहीं, कुछ नहीं। ओके, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नीट रिफॉर्म, पहले इसको क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे कहूँगा 2 कमेटी के नाम याद रखिए, बाकी की चीज़ें मैं आपको खुद बताऊँगा। एक थी कोठारी कमेटी 1975, इसने दिया था ये 3 tier एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, दैट इज़ प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें निकल के आई थी कोठारी कमेटी रिकमेंडेशन 1975। इसके बाद आया खन्ना कमेटी। अब खन्ना कमेटी ने वो चीज़ की जिस पे आज तक काफ़ी विवाद है, दैट इज़ एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा जो कि एप्टीट्यूड वगैरह का होगा। ओके, और इस एप्टीट्यूड पेपर को पहले इन्होंने जब लॉन्च किया था ये 2013 के अराउंड, तो दोनों पेपर के मार्क्स ऐड किए जाते थे और फिर टोटल मेरिट बनती थी, यानी कि कट ऑफ। उसके बाद इसमें देखा गया कि मेडिकल वाले और बैंकिंग की तैयारी करने वाले बच्चे या फिर इंजीनियरिंग से आने वाले बच्चों को बेनिफिट हो रहा था। वो GS1 में कम ला रहे थे, फिर भी प्रीलिम्स क्लियर हो रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि चलो पेपर 2 को क्वालिफाइंग बना देते हैं, यानी इजी पेपर देंगे, बस क्वालिफाइंग 66 मार्क्स। लेकिन 2023 का पेपर विच आई वुड से वन ऑफ द टफेस्ट एवर इन CSAT, एंड इस बार 25 का पेपर, ये दोनों प्रीलिम्स के जो पेपर आए CSAT के, इसने कहीं ना कहीं इसको क्वालिफाइंग नेचर की बजाय एलिमिनेशन बता दिया। ओके, एलिमिनेशन वाला पेपर बना दिया, क्योंकि इसने काफ़ी ऐसे बच्चे निकाल दिए जो मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, जिनके आंसर राइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी थी। और इसलिए आप देखिएगा 2023 का आई थिंक रैंक 6 एंड रैंक 3, ओके, इनके अगर आप आंसर देखेंगे व्हेन वी वर गोइंग थ्रू दोज कॉपीज़ ना, तो इवन बेस्ट ऑफ द टीचर्स सेड दैट अगर ये क्वालिटी है आंसर की, वो भी रैंक 6 की, तो इट शोज़ कि 2023 में CSAT ने कितने जेन्युइन टैलेंट को बाहर कर दिया था। मैं मानता हूँ 25 का भी इस बार उतना ही टफ पेपर था, 23 जैसा ही, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि 23 तक बच्चे इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हर बार पेपर ऐसा आया था दैट जो इस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनको लगता था हम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है 66 मार्क्स लाना। लेकिन 23 में कई बच्चे आपने देखे, अगर आप मार्कशीट देखेंगे 110, 120, 130, 140 तक मार्क्स लेके आए थे प्रीलिम्स में, जबकि GS1 भी टफ था, लेकिन उसके बाद भी वो CSAT में रह गए थे। ओके, और ये खुद विकास देवी कीर्ति सर ने कहा है, तो ऐसी बेसलेस बातें नहीं हैं, उन्होंने जो बच्चों के साथ उनका एक्सपीरियंस रहा उसी को लेके उन्होंने बात की थी। ओके, तो फर्स्ट तो इस CSAT ने काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की। अब यहाँ पे जब रिफॉर्म्स की बात की जा रही, तो 2 रिफॉर्म जो मैं आपको अलग अलग जगह से बता रहा हूँ। एक रिफॉर्म है यहाँ पर कि ये जो बच्चे IAS बनते हैं, स्पेशली जो मेडिकल से आ रहे हैं और इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, अब इसमें ऐसा नहीं कि सारे मेडिकल इंजीनियर से नहीं, ये जो टॉप कॉलेजेस से आ रहे हैं, IIT से, IIM से आ रहे हैं, एम्स वगैरह से, इन बच्चों को सिर्फ IAS अगर ये क्वालिफाई भी कर लें तो लेट देम यूज़ दिस विद देयर नेम, बट आस्क देम कि आप अपनी अपनी फील्ड में ही काम करो। जैसे कनिष्क कटारिया था 2018 का, ठीक है, टेक्निकल फील्ड से ही आया था, काम करके आया था। टेल देम टू परस्यू फर्दर स्टडीज़ और रिसर्च और वर्क इन दिस, गेट द एक्सपर्टीज ऑफ योर फील्ड एंड देन डायरेक्टली ज्वाइन एट द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। अब एक बार सोच के देखिए कि हम लोग लेटरल एंट्री क्यों लेके आए, ताकि हमें टेलीकॉम मिनिस्ट्री, IT मिनिस्ट्री, इन सब में एक्सपर्ट ला सकें हम। अगर हम लोग अपने ही यहाँ के बेस्ट इंजीनियर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ IIT से पढ़ के आ रहे हैं, इनको पहले हम बना रहे हैं IAS,
ओके, उसके बाद हम कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर से कि आप हमें टेक्निकल फील्ड के एक्सपर्ट दे दीजिए, हम उनको आईएएस वाली पोस्ट देंगे डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी की लेटरल एंट्री के थ्रू। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप इन्हीं बच्चों को यहाँ पर जो आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया, लेट देम यूज़ दी वर्ड दिस prefix with their name, give them all the facilities, but tell them to work in their own field. ओके, उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टिंग ना दी जाए। बट सच यही है कि यहाँ जितने एग्ज़ाम निकालते हैं सबका सपना वही होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट इंप्रूवमेंट जो चेंजेस करने की बात की गई। दूसरा चेंजेस की बात की गई थी कि ये 5 ईयर 6 ईयर में इनको डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग मत दीजिए, आप एटलीस्ट 10 to 12 ईयर का टाइम दीजिए इनको, जब इतना एक्सपीरियंस हो जाए तब इनको डीसी की पोस्ट दी जाए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। दिस इज सेकेंड रिफॉर्म। थर्ड रिफॉर्म यहाँ पर एक और था, दैट ये जो आपका रिजल्ट आता है फाइनल, दिस शुड बी जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। क्वालिफाइंग एग्जाम से मतलब कि यहाँ से आप आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है, ये सब डिसाइड मत कीजिए। क्वालिफाई किया, अब जाइए अपनी एकेडमी में, वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग पूरी कीजिए 1-2 साल की, जो कि अभी जो टीचर्स बताते हैं एटलीस्ट सिलेक्टेड लोग कि कोई सीरियसली नहीं लेता, सब एंजॉय करते हैं। ओके, वहाँ पे आपकी जो 1-2 साल की ट्रेनिंग हो रही है, उसके बाद आपको दोबारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस एग्ज़ाम पे आपकी जैसी परफॉर्मेंस होगी, जैसी रैंक आएगी, उस बेस पर आपको सर्विस एलोकेशन दिया जाएगा, चाहे आईपीएस बनना हो, आईएएस बनना हो या आईआरएस बनना हो। दिस इज़ द थर्ड सजेशन। फोर्थ सजेशन वॉज कि आप ये जो एग्ज़ाम करवा रहे हो, तो प्रीलिम्स अगर आपका निकल गया, अब उसके बाद आपने अपने जो प्रेफरेंस रखें, लाइक आप टॉप पे आईपीएस चाहते हैं, आईएएस चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, तो फिर मेंस में उनका अलग अलग एग्ज़ाम कराया जाए, ताकि जिसको आईपीएस में जाना है उसको लॉ और इस टाइप के सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा हो, जिसको आईएएस में जाना हो उसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे वेटेज ज़्यादा हो। ओके, दिस इज़ फोर्थ रिफॉर्म। एक और फिफ्थ रिफॉर्म जो कई लोग डिमांड करते हैं कि ऑप्शनल को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहिए। ख़त्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं कि उनका जो बैकग्राउंड रहा है, जो स्ट्रीम रही है, सपोज़ कोई इकॉनमी फील्ड से आया तो वो इकॉनमी नहीं ले रहा है, ठीक है, वो पीएसआईआर ले रहा है। क्यों? क्योंकि स्कोर अच्छा आएगा। कोई हिस्ट्री फील्ड से आया है, वो हिस्ट्री नहीं ले रहा है ऑप्शनल, वो पीएसआईआर ले रहा है, उसको लगता है इसमें स्कोर अच्छा मिलता है। सेम गोज़ विथ मैथ्स, सेम गोज़ विथ मेडिकल सब्जेक्ट्स। ओके, तो ये 5 ऐसे रिफॉर्म हैं जिन पे बात की जाती है कि इसको चेंज किया जाए। अब यहाँ पे एक जो कमेटी बैठी है उसने क्या कहा है कि फर्स्ट थिंग इज़, अच्छा एक रिफॉर्म की बात और करते हैं। वन इज़ कि अगर किसी बच्चे का प्रीलिम्स निकलता है, ठीक है, पहले तो यहाँ पे बात की जा रही है एज कम करने की, दैट इज़ आप एज 27-28 कर दीजिए, इतनी ज़्यादा एज ठीक नहीं है। ओके, तो आप समझ सकते हैं जनरल की तो और 25 की जाएगी, बट कहीं ना कहीं अगर एज कम की तो जो अर्बन स्टूडेंट्स हैं, डीयू से पढ़ने वाले बच्चे, जेएनयू से पढ़ने वाले, उनको कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिलता है रादर देन, क्योंकि देखिए कोचिंग्स वगैरह में अगर आप देखेंगे ना, मेजॉरिटी जो बच्चे आते हैं 90% दे कम फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, और उनमें से आधों को तो पता भी नहीं होता है एग्जैक्टली सिलेबस के बारे में, ठीक है, वो यहीं आके सीखते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर एक तो एज लिमिट कम करने की बात की जा रही है, और इसके साथ दूसरा ये कि अगर आपका एक बार प्रीलिम्स निकल गया, आपको 2 अटैम्प्ट दिए जाएंगे मेंस लिखने के, यानी कि आपका एक बार प्री निकला, फिर आप मेंस दीजिए, अब उसके बाद आपको दोबारा प्री नहीं दे रहा, अगर आप इस मेंस में फेल भी हो गए तो दूसरी बार मेंस दीजिए। अब अगर आप दूसरी बार भी फेल हो गए देन योर जर्नी शुड बी ओवर, ख़त्म। ओके, उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो क्या है, प्री के बाद मेंस, और इस मेंस के बाद अगर आपको दोबारा प्री देना पड़े तो आप एक अलग ही मोड में आ जाते हो। और दूसरा कि अगर आपको सिर्फ 2 बार मेंस देने को मिल जाए बैक टू बैक, तो आप बेटर जान सकते हो कि आप उस एग्ज़ाम को निकालने लायक हो या नहीं। तो यहाँ पे अगर 6 महीने बाद आपका दोबारा मेंस कराया जाए तो आप बेटर तरीके से तैयार कर सकोगे खुद को, अपनी कमियों पे वर्क कर सकोगे। अदरवाइज एटलीस्ट आप उस जर्नी से बाहर निकल जाओगे, ये नहीं कि आप 32 और 35 ईयर्स तक उस जर्नी में फंसे रहे हो। ओके, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि सब टीचर अच्छे हैं, अवध ओझा हो, दिव्य कीर्ति सर हो, लेकिन दिव्य कीर्ति सर की एक बात ठीक नहीं है, जिसने बच्चों को नुकसान ज़्यादा पहुंचाया है, दैट लगे रहिए कुछ ना कुछ बन जाओगे, ऐसा नहीं है। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ 8-10-12 महीने की बात है, शिद्दत से पढ़ लो, एटलीस्ट जान जाओगे कि मुझे ये सर्विस की तैयारी में कितना टाइम देना है, कितना नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है एंट्री प्लान के साथ साथ एक बैकअप प्लान भी और एक एग्जिट प्लान भी। ओके, सो इसलिए प्लीज़ 8 से 10 महीने सीरियसली पढ़ लो, यूट्यूब और इंस्टा इन जैसी बेहुदी चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत करो। ऑलराइट, और एक और चीज़ जो पसंद नहीं की जाती वो है कि मेंस में क्वेश्चन ये लोग देते हैं आजकल, ये 10 मार्कर वाले, ये ज़्यादा हैं, ठीक है, 10 मार्कर वाले क्वेश्चन, 15 मार्कर वाले, बट कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देखिए ये इतना कम वर्ड स्पेस होता है कि यहाँ पे फैक्ट्स को ज़्यादा मार्क्स दिए जा रहे हैं।
हमें फैक्चुअल ऑफिसर्स नहीं चाहिए जिनको फैक्ट्स रटे हों, नहीं, उसके लिए तो सपोर्ट स्टाफ है। हमें चाहिए लॉन्ग टाइप के आंसर। लॉन्ग टाइप के आंसर्स में बच्चे की हमें एनालिटिकल स्किल्स दिखती है, हमें उसकी क्रिटिकल स्किल्स दिखती है, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ क्या इस वक्त वर्ल्ड जो है वो फिर से एक न्यू कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है, राइट? तो आप उसमें सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो फिर कि हाँ, एक तरफ है यूएसए, उसके नाटो एलाइज, ये दूसरी तरफ है रशिया प्लस चाइना का स्ट्रॉन्ग एक्सेस, साथ में ईरान, नॉर्थ कोरिया, और थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान और अफगानिस्तान आता हुआ भी दिख रहा है, और साथ में अजरबैजान। ओके, तो लेकिन इन दोनों के साथ साथ एक थर्ड एक्टर भी है इस कोल्ड वॉर में, वो है नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, ऑल दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, आईसिस टाइप के, ठीक है, आपका ईरान के जितनी प्रॉक्सीज हैं, हमास एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, यहाँ पे यूएसए के साथ इसराइल भी आ जाता है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली लड़ने की बजाय ये प्रॉक्सीज को यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, राइट? तो इस तरीके से जो आप एनालाइज करोगे वो आप सिर्फ 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में नहीं लिख सकते। तो डिमांड ये की जाती है कि आप मेंस में लॉन्ग टाइप के आंसर्स ज़्यादा दीजिए। ओके, बाकी मैंने आपसे यहाँ पे 5-6 टाइप के रिफॉर्म्स की बात की जो इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है, वो हमने ओवर द ईयर अलग अलग जगह से देखे हैं इस तरह के सजेशंस, तो वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो आप ये पूरे के पूरे 6 सजेशन जो मैंने बताए एटलीस्ट नोट्स में नहीं रखना है तो अपने दिमाग में रखो, ठीक है? एटलीस्ट कल को आपको पूछा जाए इंटरव्यू में कि आप क्या चेंजेस देखना चाहेंगे यूपीएससी में, सो दिस शुड बी द चेंजेस जो दिखाएगा कि यू हैव दैट लेवल ऑफ मैच्योरिटी। ओके, नाउ बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टेक्स, BIPV। अब देखो, एक चीज़ तो ये होती है कि हम अपने छत पे सोलर पैनल्स लगा लें, ठीक है, रूफटॉप सोलर पैनल्स, और दूसरा ये होता है कि हम अपनी पूरी बिल्डिंग के मटेरियल को ही एक सोलार पैनल की तरह बना लें, ठीक है, ताकि पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वही आपका सोलार पैनल्स की तरह काम करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगी। अब ये कोई रफ आइडिया नहीं है, ठीक है, इंडिया में भी ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, और मैं आपको कहूँगा अभी कि आपको ये एग्जांपल याद भी रखने हैं दो। देखिए, जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड फैसिलिटी इन अंगुल ओडिशा होस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट BIPV इंस्टॉलेशंस इन इंडिया। इवन हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन इन विजयवाड़ा एंड साहिबाबाद, इसमें भी हम लोग इस कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो रूफटॉप सोलार पैनल्स पे ध्यान देने की बजाय हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ये आप अपनी एक तो फैक्ट बुक में डालेंगे क्योंकि एग्जाम्पल के बिना बात नहीं बनती। दूसरा, अभी हमारी जो रूफटॉप सोलर कैपेसिटी है वो कितनी है, जस्ट 17 गीगावाट, ठीक है, काफ़ी कम है। क्यों है कम? क्योंकि हमारी बड़ी सिटीज़ में अगर आप देखेंगे सबके पास रूफ है ही नहीं। ओके, इट इज़ कंस्ट्रेंड बाय लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ शैडो फ्री रूफटॉप स्पेसेस स्पेशली इन डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़। तो ऐसे सिटीज़ में हमें ज़रूरत क्या है, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स की, यानी कि अगर मेरे घर में विंडो लगी है तो वो विंडो ही सोलार पैनल की तरह काम कर रही है। ओके, तो क्या है ये BIPV? BIPV कैन टर्न द एंटायर बिल्डिंग इनटू पावर जनरेटर्स बाय इंटीग्रेटिंग सोलार एलिमेंट्स डायरेक्टली इनटू आर्किटेक्चरल एलिमेंट। ओके, तो ये तो हो गई उसकी प्रॉपर डेफिनेशन। ओके, यहाँ पे हम इसको सब जगह यूज़ कर सकते हैं। फसाड्स क्या होते हैं, जो आपकी बिल्डिंग का फ्रंट है, जैसे आप कमर्शियल बिल्डिंग देखते हो सामने पूरी कांच की बनी हुई है ना सामने से, वैसा उसको फसाड कहते हैं। फसाड, रूफ, विंडोज, रेलिंग्स, दे रिप्लेस कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन मटेरियल सच एज ग्लास, टाइल्स एंड क्लैडिंग। अब अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है इनिशियल कॉस्ट। Initial cost may be high, but it can deliver long-term savings that help offset the capital cost. Facades, these are the semi-transparent BIPV panels that serve as curtain walls or cladding, generating electricity while reducing the entry of the heat. इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करके देंगे ही, बट वो सोलार लाइट को अंदर भी नहीं आने देंगे ज़्यादा, जिस वजह से आपकी बिल्डिंग गर्म होती है। तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे वगैरह पे हम यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। The need for BIPV stem from the space constraint, especially in metro cities. India's urban population is projected to reach 60 crore by 2031 and 85 crore by 2051. ओके, तो इसको भी हम लोग अपने फैक्ट में रखेंगे। वैसे तो हमें पता है, हमने पहले भी याद किया है, हम डायरेक्टली बस इतना ही लिखते हैं कि अभी 32% पॉपुलेशन हमारी मेट्रो में रह रही है, लेकिन बाय 2050 ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन हमारी अर्बन सिटीज़ में होगी।
ओके, ये आइडिया ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर है जर्मनी में, वहाँ पे उनकी जो विंडोज़ वगैरह है, फसाड्स हैं, ये सब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो हम भी उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाई इनिशियल कॉस्ट आएगी, बट उसमें जब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होगा ओवर द टाइम तो वो ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, पॉलिसी गैप में अभी तक इसको पॉलिसी लेवल पे ज़्यादा कंसिडर नहीं किया गया है। इनएडिक्वेट टेक्निकल कैपेसिटी, उतनी स्किल वर्कफोर्स नहीं है, एंड इनके लिए हम पूरी तरीके से इम्पोर्ट्स पर रिलाई करते हैं। अवेयरनेस नहीं है लोगों में उतनी, लैक ऑफ डेडिकेटेड इंसेंटिव्स एंड एब्सेंस ऑफ क्लियर स्टैंडर्ड्स। तो ये सारे बन जाएंगे हमारे कंस्ट्रेंट्स इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। ओके, नेक्स्ट इज सियोल का एग्जांपल देख लीजिए, वो 80% तक की सब्सिडी देता है इनिशियल कॉस्ट पे, तो ये एक चीज़ है जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं वहाँ से। हमने भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की, इस बार PYQ मतलब इस बार क्वेश्चन आ भी गया 2025 में इसी पे, और मैंने आपको कराया भी था। देन ए स्कीम टू इंस्टॉल RTS, दैट इज़ रूफ टॉप सिस्टम, ये जो है सूर्य घर मुफ्त बिजली 1 करोड़ हाउस होल्ड में इंस्टॉल किए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं वो बात तो करती हैं इसकी BIPV की, लेकिन उतना ज़्यादा ये अभी सिर्फ हमने जो किया है अलाउ, ये कमर्शियल लेवल रेसिडेंशियल लेवल पर लागू किया गया है, और 78,000 करोड़ तक, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 78,000 रुपीज़ दिए जाते हैं फॉर 3 किलोवाट सोलार सिस्टम। ऐसी सिमिलर स्कीम्स की हमें ज़रूरत होगी फॉर कमर्शियल सेगमेंट ऑल्सो एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट ऑल्सो। अब यहाँ पे यूरोपियन एनर्जी परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग डायरेक्टिव्स, इट मैंडेट्स द इंक्रीज यूज़ ऑफ सोलार टेक्नोलॉजीज इन ऑल न्यू बिल्डिंग्स। तो हमें भी इस चीज़ को एग्री करना होगा कि हमें सारी न्यू जो बिल्डिंग्स बनेंगी अब उनमें मैंडेटरी कर देना चाहिए इसको। सो इंडिया कैन टू कंसिडर एम्बेडिंग BIPV इन इट्स नेशनल बिल्डिंग कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड एंड इकोनिवा संहिता। मैं आपको इन तीनों पे शॉर्ट नोट दे दूंगा, ओके, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के टाइम ये कराया था, हालांकि इस पे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। बस इतना याद रखिए कि ये जो हमारे कोड हैं इनके अंदर जो भी फीचर्स हैं तो उसी में हम लोग इसको भी इंक्लूड कर लें। डिमॉन्स्ट्रेटिंग, अब ये बहुत ज़रूरी है इंडिया में कि हम लोग को सिर्फ आप फ़ायदे बता दोगे उससे कुछ नहीं होगा, आप हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाइए। ओके, तो जो हम लोग सामने करके दिखाते हैं उसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। सो दिस कुड बी अनदर वे फॉरवर्ड, डिमॉन्स्ट्रेटिंग BIPV थ्रू पायलट प्रोजेक्ट्स इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे स्टेशन, इट कैन इम्प्रूव विजिबिलिटी एंड कैटेलाइज वाइडर एक्सेप्टेंस। ओके, दिस इज सेकंड थिंग। फर्स्ट हमने कोड में इंक्लूड कर दिया, सेकंड हम लोग ये कर सकते हैं। थर्ड इज वी हैव टू बूस्ट द इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग थ्रू प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव स्कीम एंड टारगेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलॉन्ग साइड अवेयरनेस प्रोग्राम। दिस शुड बी अ थर्ड स्टेप। फोर्थ पे आएगा फाइनेंशियल अरेंजमेंट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल अरेंजमेंट की जा सकती है लाइक रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल एंड लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट किए जा सकते हैं। दिस शुड बी द फोर्थ वन। ओके, तो हमने गोल क्या रखा है सोलार कैपेसिटी का, 300 गीगावाट बाय 2030, और माना जाता है कि अगर हम BIPV अडॉप्ट कर लें तो पोटेंशियल है 309 गीगावाट। According to World Bank, nearly 70% of urban infrastructure needed for India to become a developed country by 2047 is yet to be built. Okay, एक तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको अडॉप्ट करें और एक रोबस्ट पॉलिसी बनाएं, सपोर्ट दें, डिज़ाइन इनोवेशन एंड स्ट्रॉन्ग मार्केट पुश, तब जाकर हम इसको अडॉप्ट कर पाएंगे। तो ये दोनों अपनी बुकलेट में ऐड कर लेना, ठीक है। वैसे तो ये पूरा आर्टिकल में सब कुछ ही ऐड करने लायक है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। ओके, आगे बढ़ते हैं। सल्फर क्लीनिंग डिवाइस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे जितने भी कोल पावर प्लांट थे उन सबको कहा गया था कि आप यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। अब उसके बाद एक कमेटी ने पहले तो ये टालते रहे, डेडलाइन बढ़ाते रहे, उसके बाद अब इन्होंने फाइनली क्या कहा है दैट दिस पैनल रेकमेंड एग्जेम्पशन टू 80% विच आर नॉट नियर मेजर पॉपुलेशन सेंटर। ओके, पहले तो ऑलमोस्ट 92 हमारे यहाँ 600 कोल प्लांट हैं, उन 600 में से 92% ने तो इसको अडॉप्ट किया नहीं अभी तक। फिर एक पैनल बैठा, पैनल ने कहा कि ठीक है, इनमें से 600 में से जो 80% है उनको तो ज़रूरत भी नहीं है अडॉप्ट करने की क्योंकि पॉपुलेशन सेंटर से दूर है। तो ये आप समझ सकते हैं कि बिजनेस नेक्सस किस तरीके से काम करता है पॉलिटिक्स में। इंडिया टू डू अवे विद द डेकेड लॉन्ग पॉलिसी ऑफ मैंडेटिंग इक्विपमेंट फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। उनका कहना था रीज़न कि हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगी इसकी,
और फिर उनका जो इसको ऑपरेट करने के लिए जो प्लांट्स हैं उनका खुद का इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाएगा, तो फिर वो कस्टमर पे पास ऑन कर देंगे। एंड डिस्ट्रप्शंस ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, जिस वजह से हम डेडलाइन बढ़ाते रहे। तो ये इन्होंने 3 रीज़न दिए हैं, बट एक भी उसमें से जेन्युइन रीज़न नहीं है। करंटली ऑल दीज प्लांट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लाई बाय 2027, लेकिन अब इन्होंने मना कर दिया है, 80% को कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिटमेंट ऑफ FDG इन ऑल थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया इज़ नॉट नेसेसरी टू कंप्लाई विद द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो फाइनली गवर्नमेंट ने उनके सामने झुक गई है कि कोई ज़रूरत नहीं है कंप्लाई करने की। यहाँ पे काफ़ी सारे हमने जो पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क बनाए थे उसको हमने बंद करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड इन पोलियो फ्री इन 2014 आफ्टर 3 years ऑफ नो केस कॉज्ड बाय वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन। और मैंने आपको एक बार नोट दिया था ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओरल पोलियो वैक्सीन एंड IPV। ठीक है, तो ये नोट मैं आपको दोबारा दे दूंगा, इसको एक बार रीड कर लेना, वैसे आउटडेटेड टॉपिक है, नहीं पूछा जाएगा। लैब ग्रोन डायमंड, ये आप सेल्फ पढ़ लीजिएगा, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको। सिर्फ इसमें 2 बातें याद रखिएगा कि ये जो 2 टेक्निक्स हैं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, क्योंकि कई बार आपको ये ऐसे टर्म्स दे दिए जाते हैं कि ये किस लिए न्यूज़ में थे। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड, ये भी डायमंड बनाने में ही काम आता है और सबसे चीप मेथड है। एंड केमिकल वेपर डिपोजिशन। ओके, ये 2 मेथड अगर आपसे पूछे जाएं तो ये दोनों लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल डायमंड बनाने के काम आएगा। अब यहाँ पे फ़र्क पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, तो रिमेंबर दैट दे हैव द सेम केमिकल, ऑप्टिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक नेचुरल डायमंड्स। ओके, जैसे नेचुरल डायमंड टाइटली बॉन्डेड कार्बन एटम से बना होता है, वैसे ये भी बना होता है। दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू लाइट इन द सेम वे एंड दे आर एज हार्ड एज नेचुरल डायमंड। और एक लैब ग्रोन डायमंड ही जब बाइडेन आया था तो उसकी वाइफ को मोदी जी ने गिफ्ट किया था। ओके, यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये 2 टेक्नोलॉजी है जो प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जा रही है। और यहाँ पे इसको बनाने के लिए पहले एक सिमुलेंट यूज़ किया जाता है, जिसमें हम मोसेनाइट यूज़ कर सकते हैं, क्यूबिक जिरकोनिया यूज़ कर सकते हैं, वाइट सफ़ायर, याग, या फिर एनी अदर। ओके, तो ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस बार क्वेश्चन भी इसी तरीके का आया कुछ। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी में जो कैथोड यूज़ होता है उसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, वही पूछा गया था। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मैथड। A large machine is fed a certain amount of carbon materials, then it crushes under the pressure of more than this much at extreme temperature ranging from 1300 to 1600 degree Celsius. बट ये होते हैं थोड़े लोअर क्वालिटी के। ओके, whether natural or laboratory grown can be put through this process to improve their color, and this process can also be used to change the color of diamond to the pink, yellow or blue. Okay, chemical vapor deposition. This technique enables scientists to grow laboratory grown diamonds using moderate temperature, that is 700 to 1300 and low pressure. यहाँ पे हम लोग कार्बन कंटेनिंग गैस को पंप करते हैं इनटू द वैक्यूम चैम्बर एंड डिपॉजिट ऑन टू ए डायमंड सीड, क्रिस्टलाइजिंग एज लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड। जैसे नेचुरल प्रोसेस होता है ना, बस बिल्कुल वैसे ही। द इवेंचुअल साइज ऑफ द डायमंड डिपेंड्स ऑन द टाइम अलाउड फॉर इट्स ग्रोथ। आप जितना टाइम अलाउ करोगे उतना बड़ा डायमंड बनेगा। एप्लीकेशन की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, इन मशीन्स या फिर टूल्स उनकी हार्डनेस के लिए। एंड प्योर सिंथेटिक डायमंड्स आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो एज हीट स्प्रेडर फॉर हाई पावर लेजर डायोड्स, लेजर एरेज एंड हाई पावर ट्रांजिस्टर्स। And India produces more than 3 million lab grown diamonds a year and account for 15% of global production. ठीक है, वर्ल्ड का 15% जो प्रोडक्शन है वो हम लोग कर रहे हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एंड द लास्ट आर्टिकल आई थिंक, यस, हॉट स्प्रिंग। देखिए, हॉट स्प्रिंग में भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा काम का आर्टिकल है। यहाँ पे बस ये है कि यहाँ पे इनको लगता है कि ऐसा कुछ बैक्टीरिया मिला है जो एंटी माइक्रोबियल डिजीज़, जो हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, जिसे हम साइलेंट एपिडेमिक कह रहे हैं। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल इशूज़, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के थ्रू इसको काउंटर कर सकता है, ऐसा बैक्टीरिया हमें मिला है। बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफिल्स, हीट लवर, दे आर नोन टू टॉलरेट 45 to 70 डिग्री सेल्सियस ऑफ हीट। और ये हमें मिलते हैं हॉट स्प्रिंग्स में, डीप सी थर्मल वेंट में, या फिर कंपोस्ट के पाइल्स में। सम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस पोटेंट एंटीबायोटिक्स एज अ वेपन टू न्यूट्रलाइज देयर कॉम्पिटिटर्स।
ओके उनका मानना है कि ये जो एरियाज हैं हॉट स्प्रिंग टाइप के, दे आर द अनएक्सप्लोर्ड माइंस ऑफ एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अब ये बस दो रीजन याद रख लो जहाँ पे हॉट स्प्रिंग को इन्होंने स्टडी किया है, असेर एंड जिजान रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया। इस बार तो यूपीएससी ने दो क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जहाँ से वो अलग अलग रीजन पूछ रहा है हमसे। और हमारे यहाँ भी राजगीर में हॉट स्प्रिंग है, वैसे लद्दाख में भी है, हिमाचल में भी है, बट नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट। ओके, यहाँ पे एक और टर्म है ज़ॉम्बी वॉल्केनो। ठीक है, ज़ॉम्बी वॉल्केनो यानी वो वॉल्केनो जो पूरी तरीके से अभी मरे नहीं हैं, ठीक है, दे आर एक्टिव बट वो अभी बर्स्ट नहीं हो रहे हैं। ओके, तो ऐसा ही एक ज़ॉम्बी वॉल्केनो है उतुरुंकु इन बोलिविया में। Okay, zombie volcano, just understand this term. So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning, and I will share the PDF on the WhatsApp group.